हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपने देखा कि अभी तक हम 3 लेक्चर ले चुके हैं। ये चौथा लेक्चर है हमारा। तो ये जो क्या बोलते हैं आरंभ बैच 2027 हमने शुरू किया है, इसका ये चौथा लेक्चर है। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं सरल सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मतलब कोई वस्तु कैसे चल रही है, कैसे मतलब उसकी दूरी निकाली जा सकती है कि यहाँ से वहाँ तक चली गई दूरी, विस्थापन, यह सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। किसी वस्तु को फेंको कितनी स्पीड से जाएगी, कितने जैसे कोई वस्तु ऊपर हम फेंकेंगे तो कितनी स्पीड से ऊपर जाएगी और कितनी स्पीड से नीचे आएगी, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। तो देरी ना करते हुए हम आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं दूरी। ये दूरी क्या होती है, आप लोग बताएंगे ये दूरी क्या होती है। दूरी मतलब ये होती है, जैसे मान लो ये आपका घर हो गया, ठीक, और ये आपका बना है स्कूल, ठीक। और इसका जो मेन रास्ता जाता है, पहले ऐसे मुड़ना पड़ता है, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे। ये आपका स्कूल है और आपको इस घर से अपने स्कूल जाना है। तो इसमें दूरी क्या होगी, विस्थापन क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो जैसे ये घर दिया हुआ है, तो इस घर से जब आप स्कूल जाएंगे तो रास्ता तो आपका ये है। तो इस रास्ते जब ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे आएंगे, ऐसे मुड़ेंगे, रास्ता रास्ता आएंगे, तो वो जो रास्ता है आपकी मेन रास्ता, जो रोड बनी हुई है आपकी, उस रास्ते से मुड़ते हुए जैसे आएंगे, यही दूरी होती है। मतलब अपने घर से स्कूल तक की बीच की दूरी, मतलब जो चली गई दूरी, जहां से आप स्कूल गए वो दूरी होती है। तो दूरी क्या होती है, मतलब घर से यहां तक चली गई दूरी को, स्कूल तक की चली गई दूरी को दूरी बोलते हैं। जैसे अगर बोल दे इसकी परिभाषा क्या होती है, तो बोल सकते हैं कि वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई। मतलब शुरुआत से, जैसे अपने घर से स्कूल तक के बीच की दूरी जो हुई, जो स्कूल तक की जो पथ हुई, उसको दूरी बोलते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। समझ गए। मतलब जैसे ये भी बोल सकते हो, जैसे आपका जो घर बना हुआ है और आप अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, महिला मित्र से नहीं, अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। तो जब मिलने जाएंगे तो जैसे मान लो आप जाएंगे, पहले घर से निकलेंगे, रोड मिलेगी, फीमेल रोड मिलेगी, तो जैसे जैसे पथ द्वारा आप घूमते हुए जाएंगे वही दूरी होती है। समझ गए। तो इसको क्या बोलते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। या एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अदिश सदिश मैंने अभी पढ़ाया नहीं, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो अदिश एंड सदिश के ऊपर आएगा। इसका मान हमेशा धनात्मक होता है। मतलब धनात्मक का मतलब ये होता है कि अगर आप यहां से वहां तक भी जाएंगे, थोड़ी दूर से वहां तक जाएंगे, मतलब उसकी पथ की लंबाई, मतलब दूरी जो है वो बढ़ेगी, मतलब पॉजिटिव होगी, ना कि निगेटिव होगी। समझे। तो इसका मान हमेशा धनात्मक होता है। जैसे उदाहरण के लिए इसमें क्या लिखा हुआ है, लखनऊ से वाराणसी जाने के लिए यदि कोई व्यक्ति सड़क मार्ग से जाता है तो उसने जो कुल मार्ग तय किया वही उसकी दूरी कहलाती है। जैसे ये हुआ लखनऊ और ये हुआ वाराणसी हुआ। अब ये रोड बना हुआ है, पहले ऐसे घूमे, फिर ऐसे घूमे, फिर ऐसे घूमे, ये मतलब ये जो पथ निकला, तय किया गया वास्तविक मार्ग ही दूरी कहलाता है। समझ गए। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, अब मैं इसी दूरी को हमने बताई है, इसी में हम विस्थापन आपको बताते हैं। विस्थापन वो होता है कि अपने जैसे ये घर बना हुआ है और ये स्कूल बना हुआ था, तो घर से स्कूल तक जाने में कम से कम दूरी, मतलब इस घर से स्कूल तक जाने में जो कम से कम दूरी हो, मतलब
घर से मतलब बिल्कुल जो सीधी लाइन खींच दिया जाए वही उसका विस्थापन होता है। ये क्या है? विस्थापन। विस्थापन। और ये है दूरी। समझ गए? तो क्या होती है विस्थापन? वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक, मतलब अपने घर से स्कूल तक न्यूनतम सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब अपने घर से, ये मैंने बताया ना अभी डायग्राम बना के, कि अपने घर से स्कूल तक की बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। समझ गए? विस्थापन एक सदिश राशि है। मतलब जो दूरी है वो तुम्हारी सदिश राशि को होती है, और जो विस्थापन है वो तुम्हारी सदिश राशि होती है। इसका मान दूरी से कम या बराबर होता है। मतलब जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि दूरी, जब आप पहले यहां से ऐसे चले, पहले दूरी की बात करते हैं, तो दूरी पहले ऐसे चले, फिर ऐसे चले, तो ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, तो मतलब ये जो दूरी हुई, आप कितना घूमते हुए जा रहे हैं, दूरी ज्यादा होगी किससे? विस्थापन से। मतलब दूरी हमेशा ज्यादा होगी विस्थापन से होगी। अब इसमें एक कंडीशन और आती है, यहां पे इक्वल भी होता है। इक्वल कैसे होता है? जैसे मान लो ये आपका घर है और जस्ट इसके सामने स्कूल बना हुआ है, ठीक? मतलब घर से निकले और स्कूल पहुंच गए, कहीं मुड़ना भी नहीं पड़ा, मतलब डायरेक्ट आप गए और स्कूल पहुंच गए। मतलब यही इसको दूरी हो गई और यही इसका विस्थापन हो गया। मतलब जो दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होते हैं, तो आप इसको बोल सकते हैं दूरी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल विस्थापन के बराबर होता है। समझ गए? आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से कि जो विस्थापन होता है वो वस्तु के प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मान जो होता है दूरी के बराबर, दूरी के कम भी होता है और दूरी के बराबर भी कह सकते हैं। समझ गए? उदाहरण के लिए एक व्यक्ति 100 मीटर आगे जाकर वापस 100 मीटर पीछे आ जाता है। मतलब जैसे सीधे गया वैसे ही वापस आ गया, तो वही उसका मतलब कहीं मुड़ा नहीं है, सीधे गया और सीधे ही वापस आ गया, तो विस्थापन उसका 0 हो गया। समझ गए? जैसे ये देखो, ये प्रारंभिक स्थिति है, 100 मीटर गया, बी में पहुंचा, फिर 100 मीटर गया, मतलब बिल्कुल सीधे गया, मतलब इसका विस्थापन कितना हो गया? 100 ये हुआ प्लस 100 ये हुआ बराबर 200 हुआ। समझ गए? और अगर मान लो जैसे इसे एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे मान लो ये दिया हुआ है, ये बताया मैंने, अगर मान लो जैसे ये घर बना हुआ है आपका और ये स्कूल बना हुआ है, यहां गया, जैसे बच्चा आप स्कूल पढ़ने गए, ठीक? स्कूल गया, फिर स्कूल से जस्ट वापस आ गए, तब इसका मतलब गए और फिर वापस वहीं पे आ गए, तो इसका मतलब विस्थापन इसका 0 हुआ। विस्थापन क्या हुआ? विस्थापन इक्वल टू 0। समझ गए? तो ये होता है। अब अगर बात दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, तो दूरी जो होती है कुल पथ की लंबाई, मतलब शुरुआत से लेके अंत तक चली गई बीच की दूरी, मतलब जो हाईएस्ट दूरी होती है, जो पथ की लंबाई होती है, जो रास्ता होता है, उसको बोलते हैं क्या? दूरी। और विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की दूरी को विस्थापन कहते हैं। और दूरी क्या होती है? दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा होती है और उसके बराबर भी होती है, ना कि विस्थापन ज्यादा नहीं होता, हमेशा दूरी ज्यादा होती है। दूरी एक तुम्हारी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। इसका यसाई मात्रक मीटर होता है, विस्थापन का यसाई मात्रक भी मीटर होता है, मतलब दोनों का मात्रक जो होता है वो मीटर ही होता है। सिर्फ उसकी लंबाई अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसका जो मात्रक होता है, उसका जो डायमेंशन, मतलब जो कल मैंने बीमा बताई थी, बीमा भी इसकी सेम निकलेगी जाके। ठीक है? तो आप इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। और हम बोलते हैं नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अगला दिया हुआ है क्या? चाल। अब ये बताइए चाल क्या होती है?
तो मैं खाली पेज बताता हूँ आपको। चाल क्या होती है? चाल होती है मतलब चाल बराबर एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। मतलब एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। या फिर एक दूसरी परिभाषा ये भी कह सकते हो कि किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी और उस दूरी को तय करने में लगे समय के अनुपात को ही चाल कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं, मतलब जैसे मान लो ये आपका जैसे बताया था, ये घर हो गया, ये स्कूल हो गया, ठीक। यहां से यहां तक जाने में जो दूरी हुई और यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा, इन दोनों का अनुपात मतलब दूरी बटे समय, यही होता है चाल। क्या होता है ये? चाल। चाल का अगर इसका मात्रक निकाला जाए, दूरी क्या होती है? दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। और समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो आप क्या कह सकते हैं कि इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। अब अगर कह दिया जाए इसका डायमेंशन निकालो, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? कल मैंने आपको वीमा याद करवाया था, तो वीमा में मैंने क्या बताया था कि जो लंबाई होती है, लंबाई की वीमा क्या होती है? एल। और सेकंड की वीमा मतलब समय की वीमा क्या होती है? टी। मतलब मीटर लंबाई की वीमा हो गई एल और सेकंड की वीमा हो गई टी। टी को आप ले जाएंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन हो जाएगा, मतलब एल टी माइनस वन। अब इसको मैंने लिखने का तरीका क्या बताया था? पहले एम लिखा जाता है, फिर एल लिखा जाता है, फिर टी लिखा जाता है। एम कुछ नहीं है तो जीरो होगा, एल क्या है? वन होगा और टी माइनस वन होगा। तो वीमा इसकी क्या निकली? एम की पावर जीरो, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस वन। तो ऐसे देखो ये लिखा हुआ है तुम्हारा। चाल क्या होगी? किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा कुल समय का अनुपात ही चाल कहलाता है। समझ गए? मतलब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा कुल समय के अनुपात को ही चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। चाल हमेशा धनात्मक होती है, मतलब यहां से वहां तक, जैसे मान लो आप 5 किलोमीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप जा रहे हैं, मतलब यहां जितनी स्पीड जा रही है वो हमेशा धनात्मक होगी। जैसे इसका जो फार्मूला क्या लिखा मैंने? चाल बराबर दूरी बटे समय। इसका एसआई मात्रा क्या होगा? मीटर पर सेकंड। मैंने पीछे बताया स्लाइड में। उदाहरण के लिए आप बोल सकते हो, जैसे कोई कार 20 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तय करती है। कोई कार 120 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, तो इसकी चाल क्या होगी? समझ गए? तो इसकी चाल क्या होगी? चाल का फार्मूला क्या होता है? अब ये लिखा हुआ है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी निकली? 120। यहाँ पे 120 लिखिए, 120 बटे, और समय कितना दिया हुआ है? 3 घंटे। 3 चौको 12, कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? अब आते हैं, तो चाल हो गया। उसके बाद अब आते हैं वेग पे। वेग क्या होता है? इस पेज बताते हैं वेग क्या होता है। चाल की परिभाषा मैंने क्या बताई? किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी तथा उस दूरी को तय किए गए उस दूरी तक जाने में जो समय लगा, उसके अनुपात को ही चाल कहते हैं। अब बात करते हैं वेग की। वेग क्या होता है? वेग होता है मतलब कोई वस्तु यहां से वहां तक जाने में कम से कम, मतलब कि कम से कम दूरी तय करना, मतलब वहां तक पहुंच जाए, लेकिन दूरी जो हो वो कम से कम इस्तेमाल करनी पड़े, मतलब विस्थापन। मतलब कोई वस्तु जितनी दूरी विस्थापित होती है तथा जितने समय में विस्थापित होती है, उसके अनुपात को ही उसका वेग कहलाता है। मतलब वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय।
मतलब कोई वस्तु यहां से वहां तक जाने में जितनी दूरी, जितना विस्थापित होती है तथा विस्थापित होने में जितना समय लगता है, उसके अनुपात को ही वेग कहते हैं। और ये कॉल आगे, इसको थोड़ा कट कर दे। कॉल आ गई थी, तो आगे देखते हैं। ये विस्थापन हो गया। अब विस्थापन की अगर परिभाषा लिखे तो परिभाषा क्या होगी? वेग क्या होगा? किसी वस्तु के विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को वेग कहते हैं। मतलब जैसे यहां से वहां तक जाने में जितनी दूरी विस्थापित हुई तथा विस्थापित होने में जो समय लगा, उसके अनुपात को वेग कहते हैं। समझ गए? किसी वस्तु द्वारा यहां से वहां तक जाने में जितनी दूरी विस्थापित हुई तथा उसके कुल समय के अनुपात को ही दूरी कहते हैं। समझ गए? इसका मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड होता है। मतलब जो मात्रक चाल का होता है वही मात्रक वेग का होता है। मतलब इसमें जो चली गई दूरी थी, जिसमें टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है दूरी, मतलब पहले ऐसे मुड़े फिर ऐसे मुड़े फिर ऐसे मुड़े, लेकिन इसमें क्या होगा, यहां से वहां तक जाने में जितनी दूरी विस्थापित हुई तथा जितने समय में हुई, उसके अनुपात को ही वेग कहते हैं। समझ गए? अब आते हैं त्वरण की बात करते हैं। त्वरण क्या होता है? त्वरण त्वरण होता है, मतलब कोई वस्तु जितने वेग से जा रही है और जितने समय में जा रही है, उसके अनुपात को त्वरण कहते हैं। मतलब वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब वेग बटे समय होगा इसका फार्मूला। समझ गए? तो त्वरण क्या होगा? वेग बटे समय। इसका मात्रक निकाला जाए तो क्या होगा? इसका मात्रक, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और समय का मात्रक सेकंड। सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? या फिर अगर इसका बीमा निकाला जाए, क्या निकाला जाए? बीमा। बीमा निकालने के लिए मैंने आपको कल बताया था ना, जो मीटर दिया हुआ है, मीटर क्या होता है? लंबाई, और लंबाई की बीमा क्या होती है? एल। क्या होती है? एल। एल लिख दिया बटे एस क्या है? सेकंड। सेकंड मतलब समय। समय की बीमा मैंने क्या बताई थी? टी। यहाँ पे आ गया टी, ये स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगाओ, तो इसको ऊपर ले जाओ तो एल टी माइनस 2। अब मैंने इसको लिखने का तरीका क्या बताया था? पहले आप लगाइए m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। तो इसकी बीमा क्या हो गई? m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। समझ गए? जैसे त्वरण दिया हुआ है, अगर त्वरण की परिभाषा लिखी जाए, अभी मैंने आपको बताया, तो क्या होगा? किसी वस्तु के वेग परिवर्तन तथा कुल समय के अनुपात को ही त्वरण कहते हैं। समझ गए? अभी मैंने समझाया ना, वहां मतलब जितनी वेग से गया तथा कुल समय के अनुपात को ही त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या है? त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण की दिशा वेग परिवर्तन की दिशा पर निर्भर करती है। मतलब वेग परिवर्तन की दिशा पर ही निर्भर करती है। फार्मूला क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे कुल समय। मतलब SI मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड। अगर इसकी बीमा निकाली जाए तो क्या होगा? m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2 होगा। ठीक, उदाहरण के लिए आप बोल सकते हैं क्या? यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, u मतलब कोई वस्तु प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड तथा अंतिम वेग इतना दिया हुआ है, तो इसका जो समय, इसका जो परिवर्तन, जो समय लगा कितना, 4 सेकंड होता है, तो इसका त्वरण क्या होगा? तो त्वरण के लिए क्या होगा? प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग। मतलब प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है? 10, प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटे समय कितना है? 4। तो यहाँ पे बचा 20 बटे 4, 4 से काट दो 5,
तो इसका ये क्या है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे निकाला जाएगा त्वरण। समझ गए? तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब चाल, वेग, त्वरण आप समझ गए होंगे। मतलब जो चाल और जो वेग होता है इसका मात्रक सेम होता है, इसकी विमा सेम होती है, लेकिन जो त्वरण होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका विमा क्या होती है m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। समझ गए होंगे? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे अगले स्लाइड पे चलता हूं। ले लिया? अब आते हैं आगे पेज पे। एक क्या कहते हैं टॉपिक आता है, मतलब गति के समीकरण। मतलब गति के समीकरण क्या होते हैं? मतलब जैसे आपने चाल पढ़ी, वेग पढ़ी, मतलब जितनी गति से आप गए, तो जैसे मान लो आपको निकालना हो ऊपर जाने में कितनी स्पीड से जाएगी, नीचे आने में कितनी स्पीड होगी, आगे जाने में कितनी स्पीड हो जाएगी। कोई गाड़ी अगर आराम से चल रही है तो उसमें त्वरण कितना होगा, अगर तेज चल रही है तो उसमें त्वरण कितना होगा, आराम से चल रही है तो उसमें मंदन कितना होगा। तो वो सब निकालने के लिए फार्मूला होते हैं। तो मैं इनको बता दूं पहले कि गति का पहला समीकरण जो होता है, पहली बात तो हमको बता दें कि गति के जो समीकरण होते हैं वो 3 होते हैं। गति का प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण। ये जो फार्मूला होता है इन्हीं 3 में से बनाया जाता है इसको। तो गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला क्या होता है v बराबर u प्लस ए टी। मतलब इसमें अलग पेज बताते हैं। गति का पहला समीकरण क्या होता है? गति का पहला समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। मतलब ये होता है गति का पहला समीकरण। और v इसमें अगर पूछा जाए कि ये v क्या होता है, a क्या होता है, u क्या होता है, t क्या होता है, तो बता दें कि v बराबर होता है अंतिम वेग, u क्या होता है प्रारंभिक वेग, a क्या होता है त्वरण, t क्या होता है समय। ठीक? अगर मान लो इसके ऐसे गति के सेकंड समीकरण में आएंगे तो फिर इसमें एक वर्ड आ जाएगा यस। यस क्या होता है? दूरी। ठीक? तो गति का पहला समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। गति का दूसरा समीकरण क्या होगा? ये हो गया पहला। दूसरा समीकरण क्या होगा? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें देखो यस आ गया ना, तो यस क्या होता है? दूरी। अब इसके बाद आते हैं गति का तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण क्या होगा? यस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है इसमें? यस है दूरी, u क्या है प्रारंभिक वेग, t क्या है समय, उसके बाद हाफ तो कांस्टेंट हो गया। a क्या होता है? a होता है त्वरण, t क्या होता है समय। समझ गए? तो अब अगर इसमें आपको गति का जो पहला समीकरण क्या दिया हुआ है? v बराबर u प्लस ए टी। मतलब अंतिम वेग बराबर, मतलब अंतिम वेग क्या होता है? v। अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण इंटू समय। ये उसका होता है प्रथम समीकरण। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग करते हैं जब इसका वेग, जब किसी क्वेश्चन में इसका वेग दिया गया हो, इसका त्वरण और समय दिया गया हो और अंतिम वेग ज्ञात करना हो, तब इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अब गति का सेकंड समीकरण क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो होता है, तो इसमें s क्या होता है? विस्थापन, u क्या होता है प्रारंभिक वेग, t क्या होता है समय, यहाँ पे समय होगा प्लस, टाइपिंग मिस्टेक है। उसके बाद हाफ, a क्या होता है त्वरण, t क्या होता है समय स्क्वायर। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं?
इसका उपयोग करते हैं जब विस्थापन दिया गया हो, प्रारंभिक वेग दिया गया हो, त्वरण और समय प्रारंभिक वेग दिया गया हो, त्वरण और समय दिया गया हो, तब इसका उपयोग करते हैं गति के सेकंड समीकरण का। और गति का तृतीय समीकरण क्या होता है? v² बराबर u² प्लस 2as। मतलब इसका मतलब क्या होगा? v² क्या होता है? अंतिम वेग का वर्ग, मतलब अंतिम वेग जो होगा उसका वर्ग। जैसे अंतिम वेग का मतलब आप समझते हैं कि नहीं? प्रारंभिक वेग क्या होता है, अंतिम वेग क्या होता है, ये समझते हैं नहीं समझते? प्रारंभिक वेग वो वेग होता है, जैसे कोई ये आपका पेन है और पेन में ऐसे फेंक के आपके सर में मारूं, तो जब जितने वेग से हम शुरुआत से आपके पास फेंकेंगे, जिस वेग से जाएगा शुरुआत में, जैसे हाथ से जितने टाइम छूटेगा, तो ये इसका अंतिम वेग हुआ, प्रारंभिक वेग हुआ। और जिस वेग से ये आपके सर में लगेगा, जाके यहाँ पे जैसे ही सर में लगेगा तो यहाँ पे रुक जाएगा, मतलब जो रुकने से पहले जो लास्ट वेग था उसको बोलते हैं अंतिम वेग। समझ गए? त्वरण तो मैंने बता ही दिया, यस क्या है, दूरी मैंने बता ही दिया। तो इसका क्या मतलब होता है? अंतिम वेग का वर्ग बराबर प्रारंभिक वेग का वर्ग इंटू 2as, मतलब 2 इंटू त्वरण इंटू विस्थापन। समझ गए? इसका उपयोग कब करते हैं? जब समय ना दिया गया हो तथा, मतलब इसमें देखो समय कहीं है, समय नहीं है। जब समय ना दिया गया हो, क्वेश्चन जब कोई भी दिया जाए उसमें समय ना दिया जाए। अब इसमें देखो समय तो कोई तो दिया नहीं, तो मतलब जब समय ना दिया जाए, क्या क्या दिया जाए? इसका मतलब वेग दिया जाए, त्वरण दिया जाए और विस्थापन दिया जाए, तब इसका इस्तेमाल करते हैं, इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ये चौथा समीकरण, इसको आप नॉर्मली याद कर लीजिए। S बराबर क्या होता है? u प्लस v बटे 2 इंटू टी। मतलब इन्हीं तीनों को सॉल्व करेंगे तो ये एक फार्मूला आपको निकलेगा। इससे मतलब ये मैं इस वजह से बता रहा हूं ताकि आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये वाले फार्मूले का यूज बहुत जगह होगा, क्योंकि इनसे पहले हो सकता है जब पहले से टी निकाल, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दिया गया हो और इसमें वी अंतिम वेग दिया गया हो, प्रारंभिक वेग दिया गया हो, टी त्वरण भी दिया गया हो और टी आपको निकालना हो और बोल दिया जाए कि इसका विस्थापन निकालो, तो पहले स्टेज आप टी निकालेंगे और टी निकाल के फिर आप इसमें रखेंगे तो इससे विस्थापन निकलेगा। तो ये सब दोनों का मतलब दोनों फार्मूला का उपयोग ना करके डायरेक्ट आप इसमें रख देंगे, मतलब प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। इसमें अगर एक ये दिया होगा या फिर ये दिया होगा, ये अगर निकालना है, विस्थापन अगर निकालना है तो टी दिया होगा, अगर टी निकालना है तो विस्थापन दिया होगा। मतलब कहने का ये कि ये जो फार्मूला है इन तीनों का शार्ट है, शार्ट तरीके से आप निकाल सकते हैं। समझ गए? अब इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या होती हैं ये तो इसमें लिखा ही है। प्रारंभिक वेग u होता है, अंतिम वेग v होता है, त्वरण समझ गया क्या होता है, विदाई मैंने, विस्थापन क्या होता है ये भी बता दिया मैंने, समय क्या होता है ये भी बता दिया, मतलब किसी वस्तु को चलने में जितना समय लगता है उसको समय कहते हैं। इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें क्या होती हैं? ये जो समीकरण किसी भी एक दिशा में सीधी रेखा में गति के लिए लागू होते हैं। मतलब कोई वस्तु जब सीधी रेखा में चलती है तभी ये गति के समीकरण लागू होते हैं। समझ गए? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे आपके 11th में एक क्वेश्चन आना ही आना है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब इसमें मुक्त पतन क्या होता है? मुक्त पतन का मतलब ये होता है जब कोई वस्तु ऊपर जैसे फेंकी जाए, ठीक, इसमें अभी कुछ चीजें बाकी रह गई हैं तो वो इसका जो पार्ट सेकंड आएगा उसमें बताएंगे। अभी इसमें ये बता रहा हूं कि मुक्त पतन क्या होता है। जब कोई वस्तु मान लो कोई ऊपर से फेंकी जाए या फिर नीचे से जब ऊपर फेंकी जाए जब वापस आती है तो उसका मतलब होता है मुक्त पतन। मुक्त पतन मतलब क्या होता है? मतलब जैसे चाहिए बताइए, जब कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो ऊपर से नीचे ही क्यों गिरती है, वो ऊपर क्यों नहीं चली जाती? इसके बारे में कभी सोचा है आपने? मान लो जैसे कोई वस्तु, ये मान लो ये है, मान लो आपका पेन हो गया एक, ठीक, इस पेन को आपने ऐसे ऊपर फेंका तो कुछ दूरी जाने के बाद ये ऊपर यहाँ रुक क्यों नहीं जाती, या फिर ये ऊपर ही क्यों नहीं चली जाती, ये यहाँ से आके नीचे ही क्यों आ जाती है? कभी सोचा है आपने? इसका मतलब, इसका मेन कारण ये होता है कि पृथ्वी के केंद्र में एक गुरुत्वाकर्षण होता है। मतलब
मतलब जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, मतलब केंद्र की तरफ खींचती है उसको, पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ खींचती है। इस वजह से कोई भी वस्तु कुछ दूरी ऊपर जाने के बाद वापस आ जाती है। लेकिन एक समय सीमा ऐसी भी आती है कि अगर कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाए, अगर उसको 11.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दिया जाए, मतलब कोई वस्तु इतनी स्पीड से फेंकी जाए कि एक सेकंड, सॉरी यहाँ किलोमीटर होगा, अगर कोई वस्तु एक सेकंड में ऊपर ऐसे कोई फेंकी जाए तो एक सेकंड में अगर 11 किलोमीटर वस्तु चली जाए तो वो वस्तु कभी भी पृथ्वी में वापस ना करके वो वायुमंडल में पलायन कर जाएगी, मतलब कोई वस्तु वहीं पे घूमने लगेगी। वो समझ गए, अगर इतनी स्पीड से कोई वस्तु फेंकी जाए तो मेरा मतलब ये है कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे क्यों आती है वो मैं बता रहा हूं। मतलब उसका मेन कारण ये है कि जो पृथ्वी के केंद्र में एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, किसी वस्तु को अपनी केंद्र की तरफ खींचता है। इस वजह से कोई वस्तु, जैसे मैं ये पेन ऐसे फेंका तो वापस मेरे हाथ में आ गया, इस वजह से क्या बोलते हैं, कोई वस्तु वापस आ जाती है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण संबंध होते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, ताकि क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये बहुत बड़ा, मतलब कि काफी बड़ा चैप्टर है, तो एक बार में नहीं आ पाएगा। तो जो कल का सेकंड पार्ट आएगा उसमें बताऊंगा। तो अभी के लिए जो महत्वपूर्ण संबंध है वो मैं बता दे रहा हूँ। महत्वपूर्ण संबंध क्या क्या होते हैं, मतलब जो महत्वपूर्ण संबंध बता रहा हूँ ये परीक्षा की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक सेकंड, स्थिर त्वरण से गति कर रहे, सॉरी, जब कोई वस्तु स्थिर हो तथा सॉरी फिर से बता दूं, जैसे मान लो गति का समीकरण दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, v बराबर u प्लस at, अंतिम वेग क्या होता है, v होता है, इसमें प्रारंभिक वेग क्या होता है, u होता है, और त्वरण क्या होता है, a होता है, और समय क्या होता है, t होता है। ऐसे ही गति का सेकंड समीकरण होता है, विस्थापन क्या होता है, s, प्रारंभिक वेग u, समय t, ये हो गया कांस्टेंट, त्वरण हो गया a, और t मतलब सेकंड स्क्वायर हो गया। तृतीय समीकरण क्या हो गया, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, अंतिम वेग का वर्ग बराबर प्रारंभिक वेग का वर्ग प्लस 2 इंटू त्वरण इंटू विस्थापन। इसके बाद जो तीसरा समीकरण बताया जो इन्हीं से बना है, s बराबर u प्लस v अपान 2 इंटू टी, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, जो s क्या होती है, s होता है विस्थापन, v क्या, u क्या होता है प्रारंभिक वेग, v क्या होता है अंतिम वेग का आधा, मतलब इन दोनों को जोड़ का आधा, उसके मतलब बटे 2 कर दो, उसके बाद इंटू सेकेंड मतलब समय। समझ गए, मतलब कहने का ये कि गति का प्रथम समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण, ये तीनों से आप किसी की भी स्पीड निकाल सकते हैं। कोई वस्तु जा रही है तो उसका त्वरण निकाल सकते हैं, उसका प्रारंभिक वेग निकाल सकते हैं, उसका अंतिम वेग निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ से वहां तक जाने में कितना समय लगा आप वो निकाल सकते हैं, विस्थापन निकाल सकते हैं। समझ गए, तो ये हुआ इसका प्रारंभिक वेग होता है, ये अंतिम वेग होता है, ये त्वरण होता है, ये विस्थापन होता है, ये सेकंड होता है। इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। इसको मैं दोबारा क्या बताया, महत्वपूर्ण संबंध में क्या बता रहा हूँ, मतलब कहने का ये कि मैं इसको दोबारा इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप ये आपके दिमाग में ये बैठ जाए, और दोबारा इसको, ताकि जब आप एक बार कॉपी में नोट करेंगे तो बिल्कुल दिमाग में ये बैठ जाएगा आपके। इस वजह से ये वाली स्लाइड मैंने लगाई ताकि आप दोबारा उसको पढ़ सकें। अब इसका एक क्विक रिवीजन बताते हैं। क्विक रिवीजन का मतलब जो अभी तक आपने पढ़ा उसके बारे में एक बार मैं फिर से बता देता हूं। अगर जो आपने पीछे पढ़ा, पीछे तो आज जो पढ़ लिया वो अलग की बात है, इस स्लाइड को अगर आप पढ़ लेंगे, इस स्लाइड में आपका जो अभी तक आज की क्लास में जो जो आपने पढ़ा सारा इस स्लाइड में लिखा हुआ है। समझ गए, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी चीज को, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, पहले जो पढ़ाया वो एक बार मेरे दिमाग में नहीं गया, उसको दोबारा मैंने बताया, अगर तब भी नहीं गया तो लास्ट में मैंने फिर उसका क्विक रिवीजन दे रहा हूँ आपको, ताकि
उसको एक बार आप ध्यान से देखो और समझो, हाँ यहाँ कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। जहां पे समझ में नहीं आ रहा हो वीडियो को पॉज करो, बैक करके फिर शुरुआत से देखो जाके। जब तक वो चीज आपके दिमाग में घुस ना जाए तब तक उसको देखते रहिए। और ये मतलब इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूरी फिजिक्स का मेन टॉपिक यही है, क्योंकि इससे एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनना ही बनना है। इस वजह से मैं इस चीज में बार बार फोकस कर रहा हूँ। तो मैं फिर से एक तरफ क्विक रिवीजन करवा दे रहा हूँ। दूरी एवं विस्थापन क्या बताया था मैंने? दूरी क्या होती है? जैसे अपने घर से स्कूल गए, मतलब जो टेढ़ी मेढ़ी रास्ता हुई, क्योंकि स्कूल जैसे सामने है तो वो अलग की बात है। जैसे अब टेढ़ी मेढ़ी रास्ता होगी ऐसे वैसे, तो वो जो उस पथ की जो लंबाई होगी वही उसकी दूरी होगी। और विस्थापन क्या होगा? जो उसके बीच से रास्ता गई हो, भले बीच में घर पड़ रहा हो पढ़ने दो, लेकिन जो मेन सबसे शार्टेड स्टैंड होगा, मतलब जो कम से कम पाथ होगी उसकी, उसको बोलते हैं विस्थापन। मतलब दूरी क्या होती है? तय पथ की कुल लंबाई, मतलब यहां से वहां तक चली गई दूरी। क्यों दूरी? पथ को दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, या एक सदिश राशि है। दूरी जो होता है हमेशा विस्थापन से ज्यादा या उसके बराबर होता है। इसका मतलब समझ गए ना? बताया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। जो दूरी होगी, जैसे मान लो ये आपका घर हुआ, ये आपके फ्रेंड का घर हुआ। फ्रेंड का मतलब लड़की ना समझना, फ्रेंड का मतलब ये होता है कि आपके दोस्त का घर हुआ। यहां से आप यहां तक गए, मतलब एक रास्ता ये सामने से गया हुआ है, एक रास्ता यहां से गया हुआ है, ठीक ऐसे गया हुआ है। तो अगर पहली बात तो इसमें दूरी क्या है? दूरी ये वाली होगी जो, और ये विस्थापन क्या है? जो मतलब पास वाला हो गया। अगर सामने से भी रास्ता हो तो ये इसकी दूरी भी होगी, यही इसका विस्थापन भी होगा। अगर ये मान लो नहीं दिया हुआ रास्ता यहाँ पे नहीं है, तो फिर अगर ये रास्ता अगर देखा जाएगा तो ये रास्ता क्या होगा? ये इसकी दूरी होगी और विस्थापन इसके सामने हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो दूरी होगी, दूरी देखो हमेशा ज्यादा है और विस्थापन कम है, मतलब दूरी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल विस्थापन की होगा। समझ गए? ये क्वेश्चन अभी नहीं, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो जब मैं इंटर में था, तो ये इंटर में ये क्वेश्चन आया था। मतलब पूछा गया था, जब पहले 10 नंबर का मतलब ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, जब पेपर देने जाओ तो आगे शुरुआत के 10 क्वेश्चन जो हुआ करते थे वो ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव हुआ करते थे। आज से 2017 की बात बता रहा हूं मैं। तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि दूरी और विस्थापन के बीच में सही संबंध क्या है? और ऑप्शन दिए गए थे दूरी बराबर विस्थापन, दूरी लेस देन विस्थापन, अवेयरनेस नन ऑफ दिस। तो आपको टिक करना था ये वाला क्वेश्चन। समझ गए? उसके बाद आते हैं, चलो ये तो आप क्लियर हो गया, इसको अब तो क्लियर हो ही गया होगा, 3 बार मैं पढ़ा चुका। दूरी विस्थापन को तीसरी बार पढ़ा रहा हूं। अब इसके बाद ऐसे पढ़ाता हूं चाल और वेग और त्वरण को। चाल क्या होती है? चाल होती है मतलब किसी वस्तु द्वारा यहां से वहां तक चली गई दूरी और यहां से वहां तक जाने में जितना समय लगा उसके अनुपात को क्या बोलेंगे? चाल। मतलब चाल बराबर कुल दूरी बटे समय, या एक अदिश राशि है। वेग क्या होगा? मतलब यहां से वहां तक जाने में जितनी दूरी विस्थापित हुई, मतलब जो कम से कम दूरी विस्थापित हुई उसको विस्थापित हुई, तथा यहां से वहां तक जाने में जितना समय लगा उसके अनुपात को वेग कहेंगे, या एक सदिश राशि है। त्वरण क्या होगा? वेग परिवर्तन की दर, मतलब जितने वेग से कोई वस्तु गई और जितने समय में गई उसके अनुपात को त्वरण कहेंगे, या एक सदिश राशि है। तो इसकी मतलब सदिश राशि है, समझ गए होंगे। चाल का मात्रा क्या होगा? मीटर पर सेकंड। वेग का मात्रा क्या होगा? उसका ही मात्रक मीटर पर सेकंड। लेकिन जो त्वरण का मात्रक होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अगर तीनों की डायमेंशन निकाली जाए तो चाल की डायमेंशन क्या होगी? LT-1। चाल की विस्थापन क्या होगी? LT-1। वेग की विस्थापन क्या? वेग का विमा क्या होगा? LT-1। और त्वरण की विमा क्या होगी? LT-2। समझ गए? तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आते हैं गति के जो समीकरण होते हैं। समीकरण क्या कौन से होते हैं? गति के कितने समीकरण होते हैं? 3 समीकरण होते हैं।
प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस एटी, दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। समझ गए? इसमें v क्या होता है अंतिम वेग, u क्या होता है प्रारंभिक वेग, a क्या होता है त्वरण, t क्या होता है समय, s क्या होता है विस्थापन। मतलब कहने का ये गति का प्रथम समीकरण हुआ, ये दूसरा समीकरण हुआ, तीसरा समीकरण हुआ, और इन तीनों समीकरणों को जब हम हल करेंगे तो ये चौथा समीकरण ही बनता है। इसको बोलते हैं गति का चौथा समीकरण भी आप बोल सकते हो। लेकिन जो बुक में दिया हुआ है वो सिर्फ गति के 3 समीकरण दिए हुए हैं, और चौथा समीकरण मैंने इस वजह से बनाया ताकि आप जब क्वेश्चन या न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो इस फार्मूले से, जैसे पहले आप ये फार्मूला लगाएंगे फिर ये फार्मूला लगाएंगे, तो इन दोनों फार्मूला को ना लगा करके डायरेक्ट आप ये फार्मूला लगा देंगे तो भी आपका आंसर निकल आएगा। इस वजह से मैंने इसको गति का चौथा समीकरण बनाया। समझ गए? अब इसमें कुछ संकेत बता दे रहा हूं। अगर कोई मतलब कोई वस्तु, जैसे मान लो कोई वस्तु, ये पेन है, ऐसे मैं आपके सर में फेंकूं, अगर इसका वेग बढ़ रहा हो तो इसका त्वरण पॉजिटिव आएगा, अगर वेग घट रहा हो तो त्वरण इसका माइनस में आएगा, उसको मंदन बोलते हैं। अगर वेग स्थिर, मतलब जैसे ये पेन मैंने यहाँ पे रख दिया, यहीं पे रखा हुआ है, ना ये आगे जा रहा ना ये पीछे जा रहा है, मतलब एक जगह पे रुका हुआ है अगर, तो त्वरण इसका शून्य होगा। समझ गए? मुक्त पतन मैं ये आज ये टॉपिक कल पढ़ाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। उसके बाद इसके जो महत्वपूर्ण संबंध बताए थे, समझ गए? v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। समझ गए? तो इससे ये टॉपिक आपका कंप्लीट, गति का समीकरण कंप्लीट हो गया। टॉपिक क्या, मतलब अभी टॉपिक तो नहीं कंप्लीट हुआ, इसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है कल आप क्लियर करेंगे। उसके बाद हम इसके एनसीईआरटी की जो जितनी स्लाइड लगी हुई है, ये पूरा मैं एनसीईआरटी बेस से उठाया हूँ, ताकि एनसीईआरटी अगर किसी ने पढ़ लिया तो उसको कोई भी, जो जैसे मान लो पहले कुमार मित्तल भी चला करती थी, नूतन की भी बुक चला करती थी, तो उन सब का निचोड़ जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो मैं जो इसके बाद जो जैसे टॉपिक ये कंप्लीट होगा तो इसका न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करवाऊंगा इसी के बाद न्यूमेरिकल में एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बाकी रखूंगा, पूरा का पूरा मैं पढ़ाऊंगा। तो टॉपिक ये कंप्लीट हो गया, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, फिर उसके बाद चलते हैं आगे क्या, मतलब ये तो कंप्लीट हो गया, अब इसके आगे मैं कल पढ़ाता हूँ। तो ठीक है गाइस, बच्चों धन्यवाद। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और दूसरे लोगों तक इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं मेन चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए और टेलीग्राम क्या कहते हैं इसकी पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए। कि टेलीग्राम में सर्च करना @ राघव कुशवाहा, सॉरी फिजिक्स बाई राघव कुशवाहा, फिजिक्स बाई राघव जब सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली टेलीग्राम पे आ जाएगा, वहीं पे इसकी पीडीएफ डलवा दूंगा, मैं इसी की क्लास डलवा दूंगा, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। सारी की सारी पीडीएफ उसी में मिल जाएगी आपको। ठीक है बच्चों, नमस्ते।